हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हमारा 9th का साइंस 2, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले का 2 लेक्चर जो है कंप्लीट कर लिया है। और सॉरी 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5। आज 5वां लेक्चर है, जिसमें इसके पहले हम लोगों ने तंत्रिका ऊतक की सब डायग्राम के बारे में डिटेल में पढ़ा था और जाने थे कि किसकी संरचना और इसके कार्य कैसे होते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि ये वनस्पति ऊतक या प्लांट टिश्यू क्या होते हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्राणियों के ऊतक के बारे में पढ़ा, अब हम पौधों के ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो पौधों का ऊतक की संरचना कैसी होती है, ये कार्य कैसे करता है, और ये इस प्राणियों में और वनस्पतियों के ऊतकों में क्या मुख्य अंतर होता है। और प्राणी तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए इसका आंसर देखकर फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि प्राणी और वनस्पति इसकी वृद्धि में कौन सा महत्वपूर्ण अंतर होता है। तो देखिए, सबसे मुख्य अंतर रहता है कि प्राणी और वनस्पति में की वृद्धि प्राणियों की एक निश्चित आयु तक होती है, और जबकि वनस्पतियों की निश्चित स्थान पर होती है। मतलब कि प्राणी की कुछ आयु के बाद वृद्धि होना रुक जाती है, और मतलब जैसे आपकी हाइट बढ़ती है तो 18 साल 16 साल के बाद आपकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। लेकिन वनस्पतियों में इनकी हाइट हमेशा बढ़ती रहती है, लेकिन ये वृद्धि हर जगह नहीं होती, कुछ निश्चित स्थान पर होती है। तो ये इसका मुख्य अंतर है, सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। अब ये दूसरा इसी में क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न है कि वनस्पतियों में वृद्धि शरीर में निश्चित स्थान पर ही क्यों होती है। तो इसका आंसर है कि जो विभाजी ऊतक होते हैं, जो विभाजन का कार्य पूरा करते हैं, जिसके विभाजन से वृद्धि होती है, वो जिस स्थान पर पाए जाते हैं, जिस निश्चित स्थान पर, जैसे कि डंठल में, पत्तियों में और किनारों पर, तनों के या शाखाओं के किनारों पर ही वृद्धि जल्दी होता है। तो इसलिए होते हैं कि वहाँ विभाजी ऊतक वहीं पर पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण एक यही है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर एक आकृति करके दिया हुआ है। इसमें दिखाया है कि कैसे गैस जार पर प्याज को रखने से और नीचे का भाग जब पानी में डूबा रहता है तो पहले, दूसरे और तीसरे दिन प्याज की जड़ों की लंबाई नापकर देखना है और लिखना है। चौथे दिन पूरे गैस जार पर प्याज की जड़ें 1 सेंटीमीटर तक काट देनी है, ठीक है। और अगले 5 दिनों तक रोजाना दोनों प्याज की जड़ों की लंबाई नापना और नीचे दी गई सारणी में अंकित। एक तरह का ये प्रैक्टिकल है, एक कृति है, ये करना है। तो आप देखेंगे कि जो है प्याज की जड़ें क्या होती हैं, बढ़ती रहती हैं। ये किस तरीके से बढ़ती हैं, किस प्याज की जड़ की लंबाई अधिक है और क्यों है, और दूसरे गैस जार में जड़ की वृद्धि किस कारण रुक गई। तो यहाँ पे देखिए, जब तक पानी जो है प्याज की जड़ों को मिलता रहेगा तो उनकी वृद्धि होती रहेगी। तो अब हम आते हैं विभाजी ऊतक पर, जिसे बोलते हैं मेरिस्टेम टिश्यू। विभाजी ऊतक होते हैं जो वनस्पतियों के निश्चित भाग में रहने वाले विभाजी ऊतकों के कारण उस भाग में वृद्धि होती है। जैसा कि अभी प्रश्न पूछा गया था कि वनस्पतियों में निश्चित भाग पर ही वृद्धि क्यों होती है, तो इसका मुख्य कारण यही है, विभाजी ऊतक, क्योंकि ये जहाँ पर होता है निश्चित स्थान पर, वहीं पर विभाजन होता है और वृद्धि होती है। इस ऊतक की कोशिका में स्पष्ट केंद्रक, गाढ़ा जीवद्रव्य व चारों ओर पतली दीवारों वाली कोशिकाओं की रचना झुरमुट जैसी होती है। यहाँ पर देखिए विभाजी ऊतक की संरचना दी गई है। ये जो है इसका जो है केंद्रक एकदम क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। इसमें गाढ़ा जीवद्रव्य माने चिपचिपा पदार्थ होता है, और चारों ओर पतली दीवारों पर यहाँ देखिए पतली दीवारों पर एक रचना जैसी दिख रही है। इन कोशिकाओं में बहुधा रिक्तिका नहीं होती है, यानी वैक्यूल्स इसमें नहीं होता है। ये कोशिकाएं अतिशय क्रियाशील होती हैं, मतलब बहुत एक्टिव ये सेल्स होते हैं, और वनस्पतियों में वृद्धि करना विभाजी ऊतक का महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब कि ये प्लांट्स में जो ग्रोथ करने का काम होता है, ये कार्य इसी विभाजी ऊतक का ही होता है। विभाजी ऊतक किस भाग में, इस आधार पर वो 3 प्रकार के होते हैं। तो प्लांट में 3 भाग में विभाजी ऊतक होते हैं, और इन 3 भागों के आधार पर विभाजी ऊतक को 3 भाग में विभाजित किया गया। पहला है प्रवरोह विभाजी ऊतक। प्रवरोह मतलब कि जो जड़ व तनु की शिराओं में पाया जाता है, ठीक है, जड़ में एकदम नीचे और तनों के किनारों पर पाया जाता है। ये क्या करता है, ये जड़ और तनों की घेरे की मोटाई बढ़ाता है। जैसे प्लांट जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे बड़ा विशालकाय वृक्ष बनता है, तो उसके तने भी बहुत मोटे हो जाते हैं। तो ये प्ररोह विभाजी ऊतक का कार्य होता है कि वो तनों और जड़ों की मोटाई को बढ़ाता रहता है। उसके बाद होता है आंतरिक विभाजी ऊतक। आंतरिक विभाजी ऊतक कहाँ होता है, इसका स्थान है पत्तियों के डंठल व टहनियों की तलहट में। पत्तियों का जहाँ पे डंठल होता है और जहाँ पे टहनियाँ होती हैं, वहाँ पर ये ज़्यादातर पाया जाता है, क्योंकि पत्तियों और फूलों का निर्माण करना और टहनियों में वृद्धि करना, टहनियाँ ही वृद्धि करते करते आगे जलकर एक मोटी सी डाल बन जाती हैं,
सिक यही टहनियाँ शाखाएं जो है मोटा डाल बन जाता है, तो इसलिए इसका विभाजन आंतरिक विभाजीय ऊतक का कार्य होता है। उसके बाद आता है पार्श्व विभाजीय ऊतक। ये जड़ व तनों के पार्श्व भाग में होता है, मतलब कि आंतरिक विभाजीय ऊतक पत्तियों के डंठल व टहनियों के तलहट में कार्य करता है। मतलब इसका जो मुख्य कार्य होता है, जो आंतरिक विभाजीय ऊतक जहाँ पर पाई जाती है वहाँ पर जो है इस प्रकार के ऊतक का कार्य होता है। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार में विभाजित किया गया है अपने प्रवरोह, आंतरिक और पार्श्व विभाजीय ऊतक। अब स्थायी ऊतक क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। स्थायी क्या होते हैं अभी समझ में आ जाएगा आपको कि विभाजीय ऊतक के कोशिका विभाजन से तैयार हुई, ठीक है, जब इनका सेल डिवीज़न होता है तो जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पूर्ण वृद्धि के बाद, मतलब जो नई कोशिका बनती है वो जब पूरी तरह से उनका ग्रोथ हो जाता है तो एक निश्चित स्थान पर प्लांट के अंदर ही कोई निश्चित स्थान पर कोई विशिष्ट कार्य करने लगती हैं, उस समय उनका विभाजन क्षमता समाप्त हो जाता है। इस प्रकार स्थायी आकार, आकृति व कार्य निर्धारित करने की प्रक्रिया को विभेदन यानी डिफरेंशिएशन कहते हैं। वह ऐसी विभेदित कोशिका द्वारा स्थायी ऊतक बनता है। स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक व जटिल स्थायी ऊतक। देखिए स्थायी ऊतक क्या होती है कि जब कोशिकाएं विभाजित होते होते एक ऐसी अवस्था होती है कि वो उसका विभाजन होना रुक जाता है, तो वो क्या होती हैं, दृढ़ होना चालू कर देती हैं, स्टेबल हो जाती हैं। जैसे कि आप बहुत पुराना पेड़ काटोगे तो बीच में आप जब देखोगे तो एकदम गाढ़ा ब्राउन या लाल भाग दिखाई देता है, आपको ब्राउन ही कहेंगे। तो वो जो बीच में तनों के बीच में वो उसका विभाजन नहीं होता, वो क्या करती हैं, मजबूती प्रदान करती हैं वृक्षों को या पौधों को, तो इसीलिए उसको स्थायी ऊतक कहते हैं। अब देखिए स्थायी ऊतक को 2 भाग में बताया, सरल स्थायी ऊतक यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू, और उसके बाद जटिल स्थायी ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो पहले हम एक ही सरल स्थायी ऊतक होता है कि जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं और जिनके कार्य के अनुसार इनके विभिन्न प्रकार होते हैं। सरल स्थायी ऊतक एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बनता है, लेकिन इसके जो है कार्य अलग अलग होते हैं, मतलब कार्य अलग अलग करने के कारण ये कई प्रकार के होते हैं। तो पृष्ठीय भागीय ऊतक यानी कि एपिडर्मिस होते हैं। कुछ प्लांट्स है जैसे रियो है, लिली या कोई भी ताजे मांसल पत्ते लीजिए, उसमें खींच कर व दबाकर ऐसे तिरछा फाड़े के टुकड़े के साथ उस पत्ती की पारदर्शक छाल दिखने लगे। चिमटी से इस छाल को अलग करके सेफरिन रंजक के विरल द्रव्य में 1 मिनट रखें। स्लाइड पर उस छाल को फैलाकर उस पर आच्छादन कांच रखें। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से छाल का निरीक्षण करें। वनस्पति का संपूर्ण पृष्ठभाग कोशिकाओं के एक ही स्तर से बना होता है। इस स्तर को अधिचर्म कहते हैं। अधिचर्म कोशिका सपाट होती है, उसमें अंतरकोशिकीय अंतरिक्ष नहीं होने के कारण परत तैयार होती है। तनों व पत्तियों के अधिचर्म पर क्यूटिकल नामक मोम जैसी परत होने से निचले भाग में पानी को जमा रखा जाता है। यहाँ पर देखिए, जैसे आप लोग प्याज जब छीलते हैं तो कभी कभी प्याज को इस तरीके से छीलिए कि उसका पतली झिल्ली नुमा परत निकले। तो यहाँ पे प्याज की बात नहीं कही गई है, प्याज के ये अंदर का भाग है, लेकिन लीली या रियो जो है उसके पत्ते को इस तरह से छीलिए कि उसका एक पतला सा मेम्ब्रेन निकले, और उस मेम्ब्रेन पर सैफरिन वगैरह डालकर जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ ऐसी संरचना आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये कोशिकाओं का एक लेयर आपको देखिए कि बेंजीन रिंग जैसा दिख रहा है। इस स्तर को अधिचर्म बोलते हैं। जैसे चर्म मतलब क्या, चमड़ा या फिर त्वचा होती है, तो ये अधिचर्म प्लांट्स में बोलते हैं। और इसकी कोशिकाएं क्या होती है, सपाट होती हैं, एकदम होती हैं, और इसमें बीच में देखिए कोई गैप नहीं है। इस तरह की संरचना जो है एकदम सटी हुई बनी रहती है, इसमें किसी भी प्रकार का गैप नहीं रहता है। देखिए इसमें ऐसी इस तरह की संरचना एक दूसरे से लगी हुई एकदम से सटी हुई बनी रहती हैं। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। और ये क्यूटिकल नामक मोम जैसी परत, और नीचे क्या करता है, ये पानी को करता है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर और डायग्राम होता है। आगे देखते हैं कि सरल स्थायी ऊतक यानी कि टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुख्य रूप से ये 3 प्रकार का दिया है। कौन कौन से प्रकार हैं ये, मूल ऊतक यानी कि पैरेन्काइमा, स्थूल ऊतक यानी कि कोलेनकाइमा, और दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा। ये 3 प्रकार के जो हैं सरल स्थायी ऊतक होते हैं। इसकी संरचना देखिए, इसमें संरचना में रिक्तिका है, क्लोरोप्लास्ट है यानी हरित लवक है, और अंतरकोशीय अवकाश हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस बोलते हैं इसको। इसके बाद स्थूल स्थायी ऊतक की संरचना में देखिए, इसमें भी वैक्यूल्स है। उसके बाद कोशिका भित्ति है यानी कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल है।
इसके बाद दृढ़ ऊतक में क्या होता है, खोखलापन होता है, और ये मैंने बोला था ना ब्राउन कलर की होती है, तो वो वही है, ये लिग्निन युक्त मोटी भित्ति की बनी होती है। तो कोशिकाओं के स्वरूप के बारे में देख लिया, आकृति देख लिया। अब ये क्या होते हैं, पवली कोशिकीय दरारें अंतर कोशीय अवकाश पूर्ण करती हैं और ये कोशिका जीवित होती हैं। जिसमें भी जो है ये कोशिका हरे रंग की होती है वो मोस्ट ऑफ जीवित होती हैं, ठीक है। और जैसे ये ब्राउन हो जाती है तो वो कोशिकाएं मृत कोशिकाओं की कैटेगरी में आती हैं। तो आइए देखते हैं कि लंबी स्थूल जो होती है वो लंबी कोशिका सेलुलोज होती है। देखिए इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, लंबी होती हैं। और पेक्टिन के कारण कोने से कोशिका भित्ति का मोटा होना जीवित कोशिका होती है। ये थोड़ा सा कोने से क्या होती है, मोटा होती हैं और ये कोशिकाएं जीवित होती हैं, क्योंकि इसमें भी देखिए आपको हरा रंग दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों किनारों पर सकरी, यहाँ पर देखिए ये भी पतला है और ये भी किनारा पतला है। तंतुमय व मृत कोशिका होती हैं, इसमें क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, तंतु होते हैं और ये मृत होती हैं। कोशिका भित्ति में लिग्निन पदार्थ का होना, इसके सेल वॉल में लिग्निन नामक एक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। ये कोशिकाएं कौन कौन से भाग में पाई जाती हैं, तो जो पैरेन्काइमा है ये जड़, तना, पत्ती, फूल व फल सभी अवयवों में पाया जाता है। क्लोरेन्काइमा है ये पत्तियों के डंठल, तना और शाखाओं के तलहट में पाया जाता है। तथा जो लास्ट में है इसको बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा, ये पाया जाता है तना, पत्तियों की शिराएं, बीज, कठोर कवच, नारियल के वायावरण। जो चीज़ें सूख चुकी हैं पूरी तरह, जैसे नारियल का भाग एकदम सूख कर कड़क एकदम ठोस हो चुका रहता है, वहीं पर ये पाया जाता है। जैसे आप आम खाते हैं तो आम का बीज जो अंदर कड़क ठोस रहता है वहाँ पर ये पाई जाती हैं। तो ये मृत होती हैं लेकिन एकदम ठोस होती हैं। फिर इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य पैरेन्काइमा का होता है कि इसको रिक्त स्थान को भरती हैं, बेस देती हैं, यांत्रिक आधार देती हैं और भोजन और अन्य भोजन का क्या करती है, स्टोरेज करती हैं, संग्रहित करती हैं। ये क्या करती हैं क्लोरेन्काइमा, ये करती हैं अवयवों को लचीलापन व आधार देती हैं। जैसे कि लचीलापन रहता है तो हवाएं आती हैं तो क्या होती है, पत्तियाँ और डाल क्या होते हैं, लहराते हैं, क्योंकि वो लचीले होते हैं, नहीं तो बहुत ठोस रहेंगे तो वो टूट जाएंगे। और अवयवों को सख्ती से मजबूती देना, ये जो होती है लास्ट में स्क्लेरेन्काइमा, ये क्या करती हैं, बहुत बेस देती हैं, ठोस आधार प्रदान करती हैं पौधों वृक्षों को, ठीक है। इसके बाद ये पैरेन्काइमा क्या होती है, ये दो प्रकार में विभाजित किया गया है, एक हरित ऊतक और एक वायु ऊतक। हरित ऊतक वो होता है जो पत्तियों के मूल ऊतक और प्रकाश संश्लेषण में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। और जो वायु ऊतक होता है ये ऐसे प्लांट्स में पाया जाता है जो पानी में पाए जाते हैं, जलीय वनस्पति में, और उनके तनों व पत्तियों को तैरने में मदद करता है। मतलब कि उसके कोशिकाओं में हवा भरी रहती है ताकि ये जल की सतह पर आसानी से तैर सकें। तो इस प्रकार से ये हमारा जो मुख्य रूप से 3 प्रकार का मूल ऊतक, स्थूल ऊतक व दृढ़ ऊतक, सरल स्थायी ऊतक के कैटेगरी में आए हैं। इनके तीनों के बारे में आपने समझ लिया है। अब हम पढ़ेंगे जो है जटिल स्थायी ऊतक के प्रकार के बारे में। तो जटिल स्थायी ऊतक मुख्य रूप से केवल 2 प्रकार का ही होता है। एक होता है जलवाहिनी और एक होता है रसवाहिनी। जलवाहिनी को जाइलम और रसवाहिनी को फ्लोएम बोलते हैं। तो इनका जो है विशेषता क्या होती है, इनकी विशेषता ये होती है कि ये जो है कोशिका की दीवारें मोटी और प्रायः मृत होती हैं, ठीक है। इस कोशिका की दीवार जो होती है जाइलम जो कोशिका होती है, जलवाहिनी, इसकी जो वॉल होती हैं ये बहुत ब्रॉड होते हैं, मोटे होते हैं, लेकिन ये मृत कोशिकाएं होती है। इस कोशिका में कोशिका द्रव्य वाली जीवित कोशिका होती है, जबकि फ्लोएम में क्या होती है कि जीवित कोशिकाएं होती हैं और इसमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है, क्योंकि ये रसवाहिनी, इसका नाम है रसवाहिनी है, ठीक है। इसके बाद आता है कोशिकाओं के प्रकार। तो ये वाहिनिका, वाहिनियाँ और तंतु, मृत कोशिकाएं, जलवाहिनी, मूल ऊतक और जीवित कोशिका, ये इस प्रकार के कैटेगरी में आता है। जबकि फ्लोएम क्या होता है, ये चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, रसवाहिनी, मूल तंतु, जीवित कोशिका, रसवाहिनी तंतु, मृत कोशिकाएं, ठीक है। इसमें कई प्रकार होते हैं। इसको कोशिकाओं के उप प्रकार में इस तरीके से दिया गया। इनका कार्य क्या है ये मैं बता देती हूँ आपको। इनका कार्य है कि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई नलिकाओं को जैसी रचना होती है, पानी और खनिजों का वहन नीचे से ऊपर की दिशा में करती है, यानी कि जड़ से पानी और खनिज को सोख कर, एब्जॉर्ब करके ऊपर की ओर, प्लांट में ऊपर की ओर ले जाने का कार्य करती हैं। तो ये नलिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है ताकि वही अपनी जगह पर रहकर ही क्या करती हैं, पानी को ऊपर की ओर ट्रांसफ़र करती रहती हैं, ठीक है। जबकि इसमें भी क्या होता है कि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई
नलिकाएं पत्तियों से शर्करा और एमिनो अम्ल का वहन कर ऊपर तथा नीचे की दिशा में करती हैं। फ्लोएम क्या करता है कि जब पत्तियों में जो है खाना बनने का कार्य कहाँ होता है, प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्लांट्स की पत्तियों में ही संपादित होता है। तो पत्तियों में जब ये कार्य हो जाता है तो वहाँ से बने हुए शर्करा या भोजन एमिनो अम्लों को नीचे की ओर ले जाते हैं और प्लांट्स के सभी भागों तक जहाँ पर नहीं बनता, जैसे जड़ों में, तना में, इन सब भागों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। इसलिए इसको जाइलम और फ्लोएम दो भागों में बांटा गया है। एक नीचे से ऊपर ले जाने का कार्य करते हैं, एक ऊपर से सभी भागों में, नीचे ऊपर दाएं बाएं हर जगह ले जाने का कार्य करती हैं। अब यहाँ पर देखिए कि सजीवों के शरीर में कुछ जीवित कोशिकाएं पूर्णक्षम यानी कि टोटिपोएंट होती हैं। पूर्णक्षम मतलब कि हर प्रकार की क्षमता उन कोशिकाओं में पाई जाती है। अगर उन्हें उचित वातावरण मिले तो इन कोशिकाओं से नए पूर्ण सजीव तैयार हो सकते हैं। कोशिकाओं के इस गुणधर्म तथा उसमें जनु की निर्धारित जैव रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करके, मतलब कि जेनेटिक जो केमिकल होते हैं, बायोकेमिकल्स होते हैं, उस पूरे प्रोसेस का यूज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट उत्तम दर्जे का, मतलब सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाला, उत्पादन करने वाला फसल की नई नई प्रजातियाँ और जानवरों की भी नई नई प्रजातियाँ क्या करते, बनाते हैं। कई तरह के वैक्सीन यानी टीके बनाने का काम किया जाता है। और ये सब जब मनुष्य को इन सब चीज़ों का जब ज्ञान हुआ तो मनुष्य ने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का एक नया ही दुनिया, एक संसार खुल गया, जिसमें क्या करते हैं, इन बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सबसे बेस्ट एग्जांपल बता के समझाना चाहूँगी कि पहले आप लोग मक्का या गांव में जिसे मकाई बोलते हैं, जो पॉपकॉर्न खाते हैं, वो गांव में जो देसी होता है वो छोटा छोटा होता है, उसके दाने छोटे होते हैं और वो नॉर्मली बारिश के मौसम में पाए जाते हैं और क्या होते हैं, उतने मीठे नहीं होते हैं, मतलब मीठे होते हैं लेकिन एवरेज में होते हैं, औसत में होते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, आप महानगरों में या मुंबई सिटी में ही देखिए, यहाँ पर आपको मक्का जो है, कॉर्न जो है, हर मौसम में मिलेगा। उसकी साइज़ भी बड़ी होती है, उसके दाने भी ठसाठस भरे रहते हैं और वो टेस्टी भी होता है और वो हर मौसम में अवेलेबल है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसमें क्या किया है, चेंजेस किए गए हैं, उत्तम दर्जे का प्रोडक्ट निकल के आता है, टेस्ट भी उसका मीठा होता है और जो है उसमें जल्दी कोई रोग नहीं होता है, पहले से ही वैक्सीनेट करके बनाया जाता है, हर मौसम में फसल निकलने के अनुकूल बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें करके बहुत सारे ऐसे चावल, गेहूँ, दाल ऐसे जो है बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करके बनाए जाते हैं ताकि उसकी जो प्रजाति चेंज हो जाए और जो नई फसल आती है वो बहुत अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इतना ही बताऊंगी, लेकिन अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको लेक्चर नंबर 6 में हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो आप से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय।